Hello class 11 students, welcome to today's online class. And today's online class we are going to understand and discuss about chapter 4 which is motion in two dimension या बोल सकते हैं motion in a plane। और इसमें हम ये तीसरा वीडियो है, ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम समझ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा पिछली टॉपिक्स को। जो दो टॉपिक्स हमने, दो लेक्चर हमने कंप्लीट किए, वो दो लेक्चर्स में क्या क्या थे। सबसे पहले था वेक्टर इन अ प्लेन, जिसमें जाने थे कि मोशन इन अ प्लेन को समझने के लिए हमें वेक्टर्स को इन अ प्लेन समझना होगा, कैसे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर होगा। उसके बाद हमने जाना था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टू डायमेंशन में कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। और आज हम लोग जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए आपको पिछले दो लेक्चर्स देखने जरूरी हैं। आज तभी आपको बड़े ही आसानी से सब चीज समझ में आएगी। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, एनी ऑब्जेक्ट when fired in space और क्या बोल सकते हैं एयर, then any object fired in space or air, then it moves in such a way that then it moves in such a way that, या फिर बोल सकते हैं that an object fired in space or air in such a way that it moves under the effect of ग्रेविटी अलोन। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, फायर्ड का मतलब ध्यान देना, फायर्ड का मतलब होता है फेंका जाए, कुछ इस तरीके से फेंका जाए। कहां फेंक रहे हैं? एयर में फेंक रहे हैं हम लोग, है ना। एयर स्पेस में हम लोग यूं फेंक रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में काम करने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण हो। उस ऑब्जेक्ट में पड़ने वाला एक्सेलरेशन, अरे फोर्स क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण हो और कुछ ना हो। तो ये क्वेश्चन आता है, सर ये तो हम लोग पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर में भी, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता था या फिर हम उसे ऊपर फेंकते थे, दैट वाज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। यस, इट वाज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, मगर वो क्या था, वन डायमेंशनल था। अब हम लोग टू डायमेंशनल में पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी में यही चीज को समझाया है एग्जाम्पल के थ्रू। क्यों ना उसी को फॉलो करें। देखिए पहला एग्जाम्पल, एक आदमी टावर के ऊपर चढ़ गया, टावर के ऊपर चढ़कर, किसी टावर के ऊपर चढ़कर वो वहां से एक बॉल को यूं फेंका। यूं फेंका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से फेंका। अरे ये जैसे ही एक ऑब्जेक्ट है, मैंने वो टावर के ऊपर चढ़ा, वो मैं क्या किया, यूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकूंगा मैं ऑब्जेक्ट, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाएगा? नहीं, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे तो जाएगा ही मगर नीचे भी गिरते जाएगा। आगे तो जाएगा भी और नीचे भी गिरते जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा जाएगा वो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो पत्थर है या बॉल है, कुछ भी फेंका, वो बिल्कुल ऐसा ट्रेवल करेगा। अब जब इसको हम लोग गौर से देखें तो यहाँ हो क्या रहा है, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट, ये स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। कहानी चालू हो रही है कहां से, जब उसको v वेलोसिटी से फेंक दिया गया। इनिशियल वेलोसिटी v है उसकी, उस इनिशियल वेलोसिटी से जब हमने फेंका तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x एक्सिस के डायरेक्शन में और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में। अरे नीचे भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा, नीचे भी जा रहा और आगे भी बढ़ रहा, यानी कि x एक्सिस में भी बढ़ रहा आगे और y एक्सिस में भी बढ़ रहा आगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा हूं और वाई एक्सिस, बोलोगे सर ऊपर होता है वाई एक्सिस, नीचे तो माइनस वाई, वाई एक्सिस ही तो है नेगेटिव या पॉजिटिव, वाई एक्सिस नीचे तरफ बढ़ रहा। यानी कि इस मोशन, इस स्टोन के मोशन को, इस पत्थर के मोशन या फिर बॉल के मोशन को
डिफाइन करने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, दो डायरेक्शंस, दो एक्सिस के डायरेक्शन चाहिए, इसीलिए दो डायमेंशन चाहिए बोलूंगा मैं। इसीलिए ऐसे मोशन को हम बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यही चीज एनसीईआरटी में बड़े ब्यूटीफुली बताया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट मोशन विच फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने फेंक दिया, कहानी तब चालू हुई, ठीक, वेलोसिटी u पा गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या दूसरा? हाँ जी लग रहा है। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिस कारण उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है। किस डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है, इसी कारण वो नीचे जा रहा है, ठीक। और उसे जो वेलोसिटी मिली थी शुरू की, उसके कारण वो आगे जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो यहां ध्यान रखना, मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ प्लेन में इसीलिए आता है, एक प्लेन में ये सारी चीजें हो रही है। एक अजम्पशन हम यहां मानते हैं, एक अजम्पशन वो ये है कि अजम्पशन ये है कि यहां पर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा मतलब एयर का जो रुकावट है। अब देखो हम बस जब कभी ऑब्जेक्ट को यूं फेंकते हैं तो हवा जोर से चलती तो इधर या उधर हो जाता है, वो सारी चीजों को हम यहां नेग्लिजिबल मानते हैं। तब जाकर हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज अ मोशन इन टू डायमेंशन। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ इट। ये है ग्राउंड, यहां पर एक आदमी खड़ा है, ये ग्राउंड में एक आदमी खड़ा है और इस आदमी ने एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल को थ्रो किया। ये बॉल कुछ इस तरीके से थ्रो किया उस आदमी ने कि वो कुछ एंगल में इसे फेंका, कुछ एंगल में हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल में इसने इस ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से फेंका, ठीक। ये ऑब्जेक्ट कैसा ट्रेवल करेगा? ये बॉल या फिर ये पत्थर कैसा ट्रेवल करेगा? कुछ ऐसा ट्रेवल करेगा, कुछ ऐसा ट्रेवल करेगा और फिर उसके बाद कुछ दूरी में जाकर वो गिर जाएगा, जमीन को टच करेगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे ये ऑब्जेक्ट को फेंका उसने, इस पर्टिकुलर एंगल पे ऑब्लिक डायरेक्शन में फेंका उसने, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल में फेंका। तो ये ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है, साथ ही थोड़ा सा ऊपर जाता है। देखो यहां पर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे भी आता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए, ये मोशन को डिफाइन करने के लिए फिर से यहां पे देखो आगे बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में हम लोग डायरेक्शन ले सकते हैं उसका, और साथ में एक बार ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो वापस नीचे आ रहा है। तो वाई एक्सिस में ही मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ही मोशन हो रहा है। तो सर ये तो हमेशा होता है, क्या और कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऑफ कोर्स जेड एक्सिस भी तो होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन भी होते हैं। अभी नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टू डायमेंशन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। टू डायमेंशनल मोशन में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। अभी हमने दो एग्जांपल देखे। पहला कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, when the object is thrown horizontally from a height। इसके पहले जो देखे, और ये कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन when the object is thrown at an angle from the horizontal, ठीक, at an angle from the horizontal, कुछ एंगल में फेंका इसको हॉरिजॉन्टल से। तो एक एक करके इसको समझेंगे, एक एक करके इसको समझेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग समझते हैं वो जो पहला वाला एग्जांपल था उसे। मगर देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया पाना जरूरी था। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। सीधी बात बोली जाए कम शब्दों में तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मगर कौन सा? टू डायमेंशनल वाला। कौन सा? टू डायमेंशनल वाला। हमने फर्स्ट वन डायमेंशन में भी पहले पढ़ा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वन डायमेंशन हो गया। अभी के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी मगर टू डायमेंशन में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। नाउ सी, यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जिसका न्यूमेरिकल बनेगा, कुछ भी न्यूमेरिकल बन सकता है। बट राइट नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हमें कभी ऐसा दिखे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जांपल्स हम कहां बता सकते हैं, सो वी कैन से लाइक दैट, लाइक फॉर एग्जांपल पहला बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। क्या ये एग्जांपल होगा? हाँ बिल्कुल होगा। एक बुलेट को जब फायर करते हैं तो किसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम
यू वेलोसिटी से उसे आगे जाने देते हैं। फिर वो आगे जाता है, क्या वो हमेशा सीधा ही जाता होगा? अरे उसका भी कुछ मास होगा, उसमें भी ग्रेविटी काम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन वर्टिकल में नीचे जाता होगा। आगे तो जा रहा है, नीचे भी आता होगा। क्या हुआ? ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ऑफ कोर्स होगा। फिर बोला जा सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल, कभी ऐसा देखिए, शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन। हाँ, तोप से तोप का गोला फेंका जाए, है ना? कभी देखे होंगे ऐसा कुछ तोप होता होगा। तो पुराने जमानों में होता था कि ऐसे तोप होते थे, उसमें से तोप को यूं फायर करते थे, फिर वो तोप के गोले कहीं जाकर गिरते थे और तबाही मचाते थे। सो हम यहाँ पर उसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन में समझ सकते हैं। और कुछ हो सकता है, बॉल थ्रोन एट एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, या फिर उसको बोल सकते हैं, सीधा बोल दें, बॉल थ्रोन फ्रॉम द, क्या बोल सकते हैं, बॉल या स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ हिल। एक पहाड़ के ऊपर से किसी चोटी से पत्थर को फेंका जाए, बॉल को फेंका जाए, कितना दूर जाएगा, कितनी वेलोसिटी से जमीन से टकराएगा, कितने नीचे तक जाएगा, कितना समय लगेगा उसे नीचे तक पहुंचने में, सारी चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं, सारी चीजें। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी चैप्टर में सब पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली, प्रोजेक्टाइल मोशन। Let us start it. So let us start our first topic, not the first topic, definition के बाद पहला टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है समझ में आ गया। तो अब उसके टाइप के पढ़ते हैं, हम टाइप्स पढ़ते हैं। क्या देखेंगे? पहला, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल में हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, हॉरिजॉन्टल है ऐसा, और उसके पैरेलल में हमने एक ऑब्जेक्ट को फायर किया, प्रोजेक्ट किया। अच्छा, एक बात और, टर्म्स थोड़ी सी एक छूट गई है, टर्म्स में याद रखना। जो ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, जैसे एक बॉल है, ये यूं जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, तो इस बॉल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? इस बॉल को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये बॉल गया कैसा, यूं गया, यहां जमीन में टकराया, यहां टकराया, तो ये जो रास्ता, जिस रास्ते को फॉलो किया, जिस रास्ते में गुजरा, जिस रास्ते में जाएगा, उसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा प्रोजेक्टाइल और ये पाथ कहलाएगा ट्रेजेक्ट्री। ठीक, और ये मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑफ कोर्स ये समझने के बाद में कोई टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं, समझना जरूरी है। ओके, कभी अगर ऐसे पूछ लिया व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, तो सीधा बोल सकते हैं कि path followed by the projectile is called trajectory. So what is projectile? The object projected in two-dimensional space is called projectile. So ये बात हो गई। तो अभी देखो, प्रोजेक्टाइल फायर्ड, प्रोजेक्टाइल में घबराना नहीं, एक ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर है, एक मिसाइल है, एक बुलेट है, कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल क्या होता है? चलिए देखते हैं। ये एक हाइट है, एक समझ लो, एक पहाड़ है या टावर है, कुछ भी समझ सकते हैं। इसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, मतलब नीचे ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा कुछ होता है हॉरिजॉन्टल, उसके पैरेलल एक डायरेक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी, ये हॉरिजॉन्टल है, उसके पैरेलल में हमने एक और एक्सिस ले लिया, बिल्कुल सही, उस डायरेक्शन में हमने एक वेलोसिटी, यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका, यू वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, ऐसे फेंका, ठीक, जोर से फेंका, यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक, कितना हाइट है इसका? इसकी हाइट है सर h है, इसकी हाइट h है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट कैसा पाथ में जाएगा कुछ पता नहीं, अभी हम लोग सोच लेते हैं, मान लो ये कुछ ऐसा जाएगा, अभी मान लेते हैं कुछ ऐसा जाएगा, ठीक, कुछ ऐसा जाएगा, यूं जाएगा और जाकर जमीन से टकराएगा। ठीक, कितने दूर जाकर जमीन से गिरेगा? हाँ, कितने दूर? तो जहां से फेंके थे ना, जहां जिस हाइट
जो हाइटेड जगह से फेंके थे वहां से r डिस्टेंस दूर, कैपिटल R है ना, कैपिटल R डिस्टेंस दूर में जाकर जमीन में गिरेगा। ठीक, इतने ये बात हुई अभी तक। अभी देखो मान लो लाइक फॉर एन एग्जांपल वी वांट टू नो कहां पे जाकर गिरा। तो मान लो ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट ये यहां पे स्टार्ट किया, यहां से फेंका गया इसे, उस पॉइंट को मैं बोल देता हूं, चलो क्या बोल दूं उसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं। ए से फेंके क्यू पॉइंट पे जाके गिरा। ठीक, तो मैं बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं, कहीं भी कोई भी जगह पे एक पॉइंट पी ले लेता हूं। ठीक, ये पॉइंट पी ले लेता हूं स्टडी के लिए, है ना, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। सो लेट अस टेक अ पॉइंट पी। तो ये जो पॉइंट पी है वो वेरिएबल डिस्टेंस x डिस्टेंस दूर है हॉरिजॉन्टली, जहां से फेंका गया उससे x डिस्टेंस दूर है हॉरिजॉन्टली। अब ये टावर है या पहाड़ है, वहां से x डिस्टेंस दूर है ये p पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, ये जो हाइट है टावर का, मैं उसको y डायरेक्शन बोल सकता हूँ, y एक्सिस के लिए बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारा जमीन की सतह है, यहां से h डिस्टेंस की दूर से ऊंचाई से इसको फेंका गया। तो मान लीजिए अभी जो बॉल है या स्टोन है या हमारा प्रोजेक्टाइल है वो y डिस्टेंस दूर है, अभी y डिस्टेंस की दूरी पर है। अभी देखो P पॉइंट पे है ये ऑब्जेक्ट, अभी P पॉइंट पे है, यहां पर कहीं है ऑब्जेक्ट ऐसा, तो x डिस्टेंस दूर है वो जहां से फेंका गया है, वहां से नहीं, जहां से फेंका गया है उसके हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस दूर है, और वर्टिकली डेप्थ में, गहराई में कितना दूर है, y डिस्टेंस दूर है। अरे हम लोग यही करने वाले हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट में देखेंगे x एक्सिस से कितना दूर, y एक्सिस से कितना दूर। तो यहां से जहां से फेंका गया उससे x एक्सिस की दूरी में स्मॉल x, y और डेप्थ में स्मॉल y। ठीक, अब देखिए यहां से स्टोरी अब चालू हुई। हम क्या करने वाले, इसके पूरे मोशन को देखो, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, तो क्या क्या चीज दी हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फेंका गया, उसके बाद जहां जमीन में टकराएगा वो मान लो r डिस्टेंस की, टोटल r डिस्टेंस की दूरी पर होगी, और इस टोटल हाइट को h ले लिए हैं। ठीक, और अभी कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जहां पे हमको स्टडी करना है इस प्रोजेक्टाइल को, वो P पॉइंट x डिस्टेंस दूर है, वर्टिकल से x डिस्टेंस दूर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जहां से फेंका गया था उस ऑब्जेक्ट को, जिस पॉइंट से, जिस हाइट से, वो y डिस्टेंस डेप्थ में अभी पहुंच चुका है, नीचे पहुंच चुका है P पॉइंट पे। ओके, नाउ सी, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसा है। यहां पे देखते हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। तो मैंने एक बात यहाँ पे ये याद रखने वाली बात क्या है कि हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी के कारण ही ये मोशन हो रहा है। ठीक, ग्रेविटी के कारण, मतलब ग्रेविटी का सिर्फ फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी का। ग्रेविटी अलोन इज वर्किंग हियर, मतलब ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, और वो कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो वेलोसिटी फेंकी गई है, जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी u से, वो ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टली। अरे देखिए, इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया ऐसे डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो मैं वेलोसिटी पूछता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी x एक्सिस के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा, देखो u ही तो काम कर रहा, बस। और कोई काम कर रहा है क्या, और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ हो रहा है, मतलब इसका ना रास्ते भर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u ही रहेगा, रास्ते भर वेलोसिटी इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u रहेगा। सर कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन आता है, कैसे रहेगा, एक क्वेश्चन आता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की खासियत होती है। आप देखिए, आपने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, फेंका, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी दूसरा एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है,
वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है क्या, जो उसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा करेगा, नहीं करेगा। इसलिए यू की वेलोसिटी, यू की वैल्यू मतलब इस हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा u के बराबर होगा। तो अभी ux इज इक्वल टू यू ले सकता हूं। क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा? एक्सेलरेशन सर मैंने तो फेंका, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। आपने u वेलोसिटी से उसे फेंक दिया, उसके बाद कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब ax इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ax इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके, ax इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके हिसाब से नाउ बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, इसमें से अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये s को क्या ले सकता हूं, x ले सकता हूं, s को मैं x ले सकता हूं। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। अरे सारे जो कंपोनेंट्स जो बन सकते हैं ax ux सबको x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के लिए ले लिया। तो चलो यहां से क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू ux किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल मोशन इन हॉरिजॉन्टल में u के बराबर, u t प्लस हाफ 0 इंटू टी का स्क्वायर। क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, 0 होगा। ये पूरा टर्म 0 हो गया, हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर पूरा टर्म 0 हो गया। तो क्या बचा, x इज इक्वल टू यू इंटू टी, x इज इक्वल टू यू इंटू टी। ये काम की चीज है भाई, हमारे काम आने वाली है। ठीक, मगर इसी को मैं t इज इक्वल टू लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू भी लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख लूंगा इक्वेशन 1, इसको मैं लिख लूंगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। क्या मिला मुझे मिला t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्या क्या हो रहा है, जिस वेलोसिटी से फेंका गया u वो हमेशा काम करते रहेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं बन रहा है एक्सेलरेशन का। तो ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा, वो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल u की वैल्यू। देखो तभी तो आगे बढ़ रहा है वो। ये ऐसा कुछ नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा थोड़ा ना थोड़ा आगे बढ़ते ही रहेगा, है ना, u वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहेगा। u वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ux रहेगा कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखेंगे उसके लिए मोशन अलोंग वर्टिकल लेते हैं, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की बात करते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, uy शुरू में जब इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया था, तो हॉरिजॉन्टली फेंका गया था, हॉरिजॉन्टली फेंका गया था बिल्कुल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तभी तो हमने केसी रख दिया, बिल्कुल बोले कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंकेंगे, तो ये इसीलिए ये ux के बराबर था। मगर अगर मैं uy पूछूं, इधर से uy पूछूं नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा, 0 आएगा। अरे पूरा का पूरा ux के तरफ है, इसीलिए 0 आएगा। बिल्कुल सही, 0 आ गया। चलो मान लेते हैं। अब देखते हैं कि ay क्या होगा। ay मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये एक्सेलरेशन कितना है, g के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर g, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये ले लिए। अब देखो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये बन जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, y बोल सकता हूं, देखो कितना नीचे तरफ गया। सो y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू
टी का स्क्वायर। यू एस वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट, ए वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट। वैल्यू पुट किए जाए, वैल्यू पुट करते तो y इज इक्वल टू ए, यू वाई की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया। बचा y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी काम की चीज है हमारे लिए। देखो यहाँ पे t की वैल्यू निकाल बैठे हमने, t की वैल्यू भी निकाल बैठे, t की वैल्यू पुट करते हैं, इसको t की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे दो यहाँ पे। सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। ठीक, x अपॉन यू का होल स्क्वायर। यही क्या मिलेगा, ये मिलेगा y इज इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। क्या ये सही है? यही मिलेगा। अरे देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को इधर ले लिए तो जी अपॉन 2u स्क्वायर और बाहर में रहेगा एक्स स्क्वायर। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये एक इक्वेशन बन रहा है एक्स और वाई के कंपोनेंट में, बाकी जी यू ये सब कांस्टेंट है। अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, यू वेलोसिटी से आपने पहले ही फेंक दिया उसको, वो भी कांस्टेंट है। ये एक्स और वाई ही तो वेरिएबल है, आप एक्स की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आपको इसका एक्स वाई मिलते जाएगा हर पॉइंट पे, एक्स वाई मिलते जाएगा। तो आपको पोजीशन पता चलते जाएगा, पोजीशन पता चल गया तो डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया वेलोसिटी पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। सारी चीजें अभी हमने सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं इसके। जिसको वो नहीं दिखा है, वो नहीं समझ में आया, उसे फिर से देखें, तब जाकर आज का समझ में आएगा। तो देखो ये इक्वेशन को जब देखते हैं ना, तो ये हमको कुछ ऐसा दिखता है। ये इक्वेशन किस प्रकार से दिखता है, ये इक्वेशन हमें जाना पहचाना लगता है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का दिखता है। देखो a क्या है, कांस्टेंट है, g अपॉन 2u स्क्वायर कांस्टेंट है, g अपॉन 2u स्क्वायर कांस्टेंट है। और इसके हिसाब से ये इक्वेशन बोलता है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है दिस इज an equation of पैराबोला। ये कैसा इक्वेशन है, एक पैराबोला का इक्वेशन है। मतलब ये जो रास्ता फॉलो हो रहा है ना, ये एक पैराबोला है। ये रास्ता जो फॉलो हो रहा है ना, ये पैराबोला है। सर ये पैराबोला क्या होता है और किसने बोला इसके बारे में? पैराबोला इज एक्चुअली अ कर्व। ओके, पैराबोला इज एक्चुअली अ कर्व, पर्टिकुलर काइंड ऑफ कर्व। देखो यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाऊंगा, y की वैल्यू मिलती जाएगी। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कर्व, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्क होता है, सर्कल का एक आर्क होता है ना, जो एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। ठीक है, उसमें भी आप इक्वेशन बना सकते हैं y और x के फॉर्म में। मगर यहाँ पर जो इक्वेशन बन रहा है वो कुछ इस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप x की वैल्यू रखते जाओ, ऐसा कुछ आपको पूरी लाइन एक ऐसा कर्व मिलेगा। और ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक, ये पैराबोला है। और ये ऑब्जेक्ट जो रास्ता फॉलो करेगा, ये ऑब्जेक्ट जब इसको हम लोग हवा में फेंकेंगे एक हाइट से, तो ये जो रास्ते से ट्रेजेक्ट्री, सही शब्द क्या है, ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। वो कैसा ट्रेजेक्ट्री होता है, पैराबोलिक पाथ। वो कैसा पाथ होगा, कैसा रास्ता होगा, पैराबोलिक। क्यों, वो पैराबोला के फॉर्म में ही जाएगा। मगर एक शर्त क्या है, हवा कोई फोर्स ना लगाए, एयर रेजिस्टेंस अगर काम ना करे तो। ऑफ कोर्स वो करती, मगर हम उसको नेग्लिजिबल मानेंगे क्योंकि हमको स्टडी करना है। तो क्या हुआ, ये हमको मिला, देखो y इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पूरे होल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। पैराबोला है ये, है ना। पैराबोला ध्यान रखने वाली चीज नहीं है, इतना आपको याद ये रखना है। बायो वाले सोच रहे होंगे सर ये पैराबोला क्या है, मैथ्स वाले भी पैराबोला भी नहीं पढ़े हैं। यू विल स्टडी लेटर ऑन आल्सो, बट इट इज अ कर्व, स्पेशल काइंड ऑफ कर्व विच फॉलोज दिस इक्वेशन। ओके, ये जानने के बाद अब हम लोग कुछ टर्म्स जानते हैं इससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड, जब एक ऑब्जेक्ट को फायर किया गया, प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल में, तो सबसे पहले जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहां से फेंकने के बाद ये ऑब्जेक्ट कितना समय लगाएगा जमीन से टकराने के पहले।
लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो हम लोग अभी हमने समझा प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, जब एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी हाइट से फेंका जाए, ठीक। तो उससे रिलेटेड एक टर्म्स देख लेते हैं। हमने क्या जाना वहां पे, वैसे t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू फर्स्ट इक्वेशन मिला, और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ये सेकंड इक्वेशन मिला, और थर्ड इक्वेशन मिला था पैराबोला का, जो हमको ये बता रहा है कि पैराबोलिक पाथ में जाएगा। तो अब समझते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम टेकन बाय, क्या बोलेंगे हम इसे, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, या फिर बोल सकते हैं इसको इस प्रकार से कि टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। क्या बोल सकते हैं? टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। इसका मतलब ये हुआ, मैंने क्या बोला, ये ऊपर ऑब्जेक्ट हाइट से फेंका गया और जमीन में टकराया, इसके बीच में कितना समय बीता, या फिर आप सीधा बोलो कितने देर तक ये हवा में था, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। वो टी से डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, और इसका यूनिट होगा सेकेंड। ओके, सो हम लोग ने, अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो हमको पता चलेगा कि जब ये ऑब्जेक्ट जमीन से टकराएगा, जब ये ऑब्जेक्ट जमीन से टकराएगा क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा, तब तक वो कितना डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर लिया होगा? कितना डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर लिया होगा? h। यानी कि ये जो y है, ये जो वेरिएबल डिस्टेंस y है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो h बन जाएगा जब वो q तक पहुंच जाएगा। अरे देखो ना, ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया? y की वैल्यू h हो गई, देखो h हो गई, तो y इज इक्वल टू h हो जाएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कि y इज इक्वल टू h हो जाएगा फॉर फुल हाइट, है ना, y इज इक्वल टू h हो जाएगा। और जब ये q तक पहुंच जाएगा, यहां a पॉइंट से q पॉइंट तक पहुंच जाएगा, देखो a पॉइंट से q पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो जो t टाइम था, देखो ये t टाइम था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा कैपिटल T। अरे हाँ, पूरा समय जहां वो हवा में था, यानी कि t इज इक्वल टू बन जाएगा कैपिटल T। t इज इक्वल टू बन जाएगा कैपिटल T। ठीक, कब के लिए? मैं इन दोनों बात को बोलूंगा, फॉर फुल ट्रेवल इन एयर। ठीक, जब तक प्रोजेक्टाइल हवा में पूरा रहा, ठीक, उसके बाद में वो क्या था, यहां से स्टार्ट हुआ था और जमीन में टच हो गया। तो अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या था? फ्रॉम पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, यही वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में डालते हैं। ये वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालते हैं तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू, आप डाल दो h, ठीक, h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी की वैल्यू कैपिटल T बन जाएगी, t का स्क्वायर। यही t का वैल्यू जानना है हमें, ये 2 को इधर ले आते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जा रहा है 2h, और g भी इधर ले आते हैं तो अपॉन g, ये स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, होल अंडर रूट है ना, मतलब g भी अंडर रूट के अंदर है। तो ये हमको मिला, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हमको कैलकुलेट हो सकता है अगर हमको हाइट पता हो जाए, h पता हो जाए। h पता है तो हम बता सकते हैं हाइट, कितने हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो कितने देर हवा में रहेगा, वो कितना देर लगाएगा यहां से वहां, कितनी भी वेलोसिटी से फेंका जाए, कितनी भी वेलोसिटी से फेंका जाए उस पर डिपेंड नहीं करता, बस उसकी हाइट पे डिपेंड करता है कितने हाइट से उसको फेंका गया है। जी की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो हमको यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। देखना, गौर करने की चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट डजंट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन। कितनी भी तेज फेंका जाए, कितना भी धीरे फेंका जाए, वो ऑब्जेक्ट जितना समय लगाता है जमीन पे आने पे किसी पर्टिकुलर हाइट पे, उतना ही समय लगाएगा। ये है खास बात। ओके, सो लेट अस नाउ मूव टू द सेकेंड थिंग, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि आर, कितना दूर तक वो जाएगा। अगर u वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से फेंका जाए तो कितना दूर तक जाएगा, अब वो जानते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। So let us understand now what is horizontal range. Horizontal range क्या होता है?
हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी हमने समझा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितने समय तक वो ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज असल में है क्या, ये आर। हॉरिजॉन्टल रेंज असल में क्या है, ये आर है। यानी कि ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल, ये ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, मगर कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन है वो, आर है वो, है ना। यानी क्या लिखूंगा, डिस्टेंस कवर्ड by the projectile, distance covered by the projectile in horizontal direction, ठीक है। इसे किस अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, आर से, कैपिटल आर। ये एक प्रकार की दूरी है, यानी इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर में होने वाला है, कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो चलो, जब हम लोग इसको इसके पूरे यहाँ पर डायग्राम में मोशन को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये आर डिस्टेंस, ये एक्स आर के बराबर हो जाएगा। ये एक्स जो है, देखो ये एक्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और जमीन में जब टच होगा ये ऑब्जेक्ट, तो ये आर के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक्स इज इक्वल टू आर बन जाएगा। अच्छा, ये कब होने वाला है, जब पूरा समय बीत जाए। जब पूरा समय बीत जाए, याद रखना कब, ये पूरा समय जब बीत जाए, यानी कि जब टी, ये जो टी है, ये टी जो वेरिएबल था पहले, ये टी पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाए। मतलब कितना देर, पूरे समय तक। पूरे समय बाद में क्या होगा, ये जमीन में टच हो जाएगा, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बन जाएगा। कब के लिए, फॉर फुल ट्रेवल ऑफ प्रोजेक्टाइल, फॉर फुल ट्रेवल ऑफ प्रोजेक्टाइल। याद रखना, फुल ट्रेवल पे x इज इक्वल टू आर हो जाएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्या था, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। यहां से वैल्यू पुट की तो t इज इक्वल टू आर अपॉन यू मिला हमें, t इज इक्वल टू आर अपॉन यू मिला। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू पहले ही निकाल बैठे, कहा नहीं लिखे क्या, t की वैल्यू क्या निकली थी, t की वैल्यू निकली थी सर, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, होल अंडर रूट है, याद रखना, ये निकली थी t की वैल्यू। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि t वाली वैल्यू को हमने पहले कैलकुलेट कर दिया था और वो हाइट पे डिपेंड करती थी। तो मुझे तो हाइट कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है, घड़ी देख के समय देखना से अच्छा, ठीक। तो मैं अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन यू लिख देता हूं। अब देखो r की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो r इज इक्वल टू क्या बन रहा है, r इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन। मतलब देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड कर रहा है कि कितने वेलोसिटी से फेंका गया और कितनी हाइट से फेंका गया। बस आप कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और कितने ऊंचाई से फेंक रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि वो कितने दूर जाकर जमीन को टच करेगा, है ना। h की वैल्यू और u की वैल्यू आप पुट करिए, g की वैल्यू तो कांस्टेंट है। सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस इक्वेशंस। बाय द वे, ये दो इक्वेशंस तो आसान है याद करना। आप क्या करें, इसको भी याद रखें, ये इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करके कुछ आंसर्स लाएंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग थोड़ा सा वेक्टर कंपोनेंट भी देखेंगे, है ना। हमने क्या देखा था, हमने देखा था ना वेक्टर रिजोल्यूशन किसी भी चीज का, जैसे डिस्प्लेसमेंट का था, वेलोसिटी का था और एक्सेलरेशन का था। एक्स एक्सिस में vx वेलोसिटी का कंपोनेंट, y एक्सिस में vy, तो उसका भी यूज हम लोग एक न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने यहाँ अजम्पशन क्या लिया था। अजम्पशन मतलब कि ये सारी चीजें तभी हम पढ़ रहे हैं जब हम लोग एक चीज को, एक बात को मान ले पहले से, क्या कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ये बात याद रखना है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ओके।
स्पेलिंग में ध्यान दें। ओके, अगर मैं अभी भी गलत हूं तो आई डोंट नो। हाँ, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, बिल्कुल जीरो के बराबर। हाँ, हवा नहीं चल रही है या फिर हवा उसको बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं कर रही है ना, उसके मोशन में कोई फर्क नहीं डाल रही। अच्छा, एक और चीज जो जानने लायक है, जो हमें कंसीडर करना है, ये जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना, ये जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हम पढ़ रहे हैं, कैसे वो जा रहा है यहां से वहां, वो असल में हमने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में तोड़ के पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कंसीडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is considered as क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस। देखो, एक मोशन जो हो रहा है किसी प्रोजेक्टाइल का, वो एक किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो रहा है, मगर हमने वही बात है पिछले लेक्चर वाली, हम उसको क्या करेंगे, दो इंडिपेंडेंट मोशन, दो एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हम उसको तोड़कर पढ़ेंगे, है ना। और उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स। हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं उसके, है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो क्या क्या है वो टू इंडिपेंडेंट मोशन। पहला है मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर हो रहा है कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ भाई, वेलोसिटी जो है ना, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल फेंका। वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा रास्ते भर उस ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी। ठीक, और दूसरा है, ये बात याद रखने वाली है, एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है जिसपे हमने पूरा डेरिवेशन किया। ठीक, मोशन इन वर्टिकल पाथ या फिर वर्टिकल डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां पे भी बात ध्यान रखना, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, वो किसके कारण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण हो रहा है। और पहले ही हमने बता दिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो, कौन सा मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, दैट इज विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तोड़ दिए तो वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हमने एक वेलोसिटी दी है उसको, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी रास्ते भर। और एक्सेलरेशन हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कारण हो रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात ध्यान रखना है। और अब हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कंसीडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। दोनों को अलग देख लो, एक मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। सो लेट अस गो फॉर अ न्यूमेरिकल नाउ। सो हियर इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है, ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है, अ स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्टोन को फेंका गया, कितने हाइट से, 490 मीटर हाइट से। ठीक, तो एक डायग्राम बना ले छोटा सा, बहुत ही छोटा बना रहा हूं मगर समझ में आ जाएगा। यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से, 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसका हाइट है 490 मीटर। इतना ऊंचा है, दिख रहा है, छोटा छोटा है मगर दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। ठीक, ये कैसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा भाई। ठीक,
क्वेश्चन क्या पूछता है इतने के बाद, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, जमीन में पहुंचते तक कितना समय हो जाएगा। ठीक, और बोल रहा है द वेलोसिटी विथ विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितने वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट जमीन से टकराएगा। ये है नया क्वेश्चन, ये तो पुराना फॉर्मूले पे। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले क्या क्या चीज दी हुई है। गिवन में दिया हुआ है सर कि u इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और एक चीज दी हुई है h इज इक्वल टू, हाइट दिया ना भाई 490 मीटर। अच्छी बात यह है कि सब ऐसा यूनिट में है। और कुछ टू फाइंड, अच्छा एक और चीज जानते हैं हम लोग, वो बात लिख लेते हैं। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 9.8 जैसे एज यू विश। टू फाइंड पता करते हैं, क्या पता करना है। सबसे पहले तो टाइम टेकन यानी टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरी चीज जो पता करना है कितनी वेलोसिटी से यहां पर जस्ट टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी, या बोल लो कितने वेलोसिटी से टकराएगा। तो टकराने से पहले कितनी v वेलोसिटी मान लेता हूं मैं, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वी नो डैट t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, ये जानते हैं हम लोग। वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2h यानी कि 2 इंटू 490 अपॉन g यानी 9.8 यहां से मिलेगा। t इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 490 यानी कि 980 अपॉन 9.8, अंडर रूट के अंदर रहेगा ना। ठीक, देखो 490 के डबल कर दो 980। अब देखो एक चीज, 9.8 को मैं 9.8 अपॉन 10 लिख सकता हूं। ये 10 को ऊपर ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी कि ये u बन गया 9800 अपॉन 98 जो कि मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 के बराबर। तो यहां से मिला टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड लगेंगे, वो स्टोन जमीन में पहुंच जाएगा, जमीन से टकरा जाएगा। अब बात बची कि वेलोसिटी कैसे निकालें। तो अभी हमने देखा, अभी इसी जस्ट इसके पहले हमने देखा कि असल में क्या हो रहा है, जो भी मोशन हो रहा है वो दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के कारण हो रहा है, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को मिलाकर हो रहा है। तो इसका मतलब हमको मालूम है कि ये जो वेलोसिटी है ना, यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां अगर जो वेलोसिटी मान लो वेलोसिटी कुछ ऐसा रहता, उसको v बोल रहा हूं, तो मैं उसको जैसे यही v, ये ऑब्जेक्ट जमीन से टकराने वाला है, अभी ये वेलोसिटी v है उसकी, ये उसका डायरेक्शन और उसकी वैल्यू v है समझ लो अभी। तो इसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में मैं तोड़ के रख सकता हूं, तोड़ के बता सकता हूं x एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है। ये कैलकुलेट हो जाए तो v भी पता चल जाएगा। कैसे? अरे सर हमको मालूम था, हमको तो मालूम है कि v वेलोसिटी अगर उसको दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं तो वो होगा इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। याद नहीं आ रहा ये? अरे वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर करो, y कंपोनेंट का स्क्वायर करो, अंडर रूट कर दो होल का। याद आ रहा है? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। हाँ, क्यों होता था? क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 वो वाली बात है। हाँ, जीरो हो गया था, वो वाला जीरो हो गया, तो ये बचा बस ये। तो इसमें से मेरे को vx और vy पता चल जाए। vx और vy पता करने का कोई इतना कठिन नहीं है। चलो उसको पता करने की होड़ में लगते हैं। सबसे पहले बाय क्या जानते हैं? बाय नो ओके, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, अब इसी को मैं हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये चीज सारी क्या हो जाएगी? सब x वाले डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t।
अरे टी एक्स नहीं हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? टी तो कंपोनेंट में हम तोड़ नहीं सकते, टाइम नहीं तोड़ सकते। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या चीज हम जानते हैं। वी एक्स तो हमको जानना है, यू एक्स के बारे में जानते हैं क्या? अरे यू एक्स के बारे में हमने यही जाना था कि जितनी वेलोसिटी से 98 मीटर पर सेकंड से फेंका गया वो सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी यू एक्स ही यू के बराबर है, यानी कि ये बन जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू 98, ठीक, प्लस ए एक्स के बारे में सोचते हैं। ये ए एक्स जो है ना, एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, याद आ रहा है? पहले देखे थे डेरिवेशन समय में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं है, ठीक, यानी कि ये 0 के बराबर है, 0 इंटू टी। तो क्या मिलेगा? वी एक्स इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज 98 मीटर पर सेकेंड। अब बची बात वी वाई की, तो फिर से इस इक्वेशन में चलते हैं, मगर अब किसके लिए? वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बन जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। यू वाई वी वाई की वैल्यू पता कर देते हैं, यू वाई की वैल्यू हमको मालूम है क्या? देखो क्या होगा, यू वाई, आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंका, बिल्कुल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो 0 है, पहले ही मान लिए थे हमने, तो यहां से वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी। अब देखो ए वाई की वैल्यू जी होगी, अरे एक्सलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सलरेशन इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन सिर्फ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मिल रहा है, यानी जी की वैल्यू, यानी कि यहां से क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू 9.8 इंटू, अब देखो ये टी की वैल्यू क्या रखूं मैं, ये वी कहां पे नाप रहे हैं हम लोग? पूरी जमीन से जस्ट टकराने वाला है, यानी पूरा समय बीत गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यानी कि 10 सेकंड रख सकता हूं मैं। हाँ भाई, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी वी वाई, इसीलिए वो कौन सा समय होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा समय बीत गया वाला, तो ये 10 मिला, यानी ये भी मिल रहा है मुझे वी वाई इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स भी 98, वी वाई भी 98। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि दोनों की वैल्यू मिलाकर हमारे पास क्या बच रहा है, v। नाउ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक। इसमें से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 98 का स्क्वायर, यानी कि 98 का स्क्वायर है तो स्क्वायर ये वाली चीज बाहर आ जाएगी, अंडर रूट 2 बचेगा बस, यानी कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ऑफ द स्टोन इज 98 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं 98 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1.414 रखो, वो मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको पता चल जाएगा, इजंट इट? सो ये हुआ, आखिरी में आंसर कैसे लिखेंगे? टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज 10 सेकेंड एंड वेलोसिटी विथ विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज 98 इंटू अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। निकालना कैसे? निकालना बिल्कुल वही कंपोनेंट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्स कंपोनेंट लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वाई कंपोनेंट लो और फॉर्मूला ले लो, ये है हमारा वो फॉर्मूला, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का होल अंडर रूट। हमेशा यही रहेगा फाइनल वेलोसिटी वाला जब भी निकालना होगा, हमेशा फाइनल वेलोसिटी या कहीं भी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है आपको, आप ऐसे ही फॉर्मूले को यूज करोगे, अंडर रूट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, आसान सा न्यूमेरिकल, और वो आप शायद पॉज करके खुद से सॉल्व कर लें। सो लेट अस डू वन मोर न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है? ये न्यूमेरिकल बोल रहा है टू buildings face each other and are at a distance of 180 मीटर, यानी दो बिल्डिंग है और वो एक दूसरे से 180 मीटर दूर है। चलो इसका डायग्राम बना के देखते हैं। ये एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है और ये दूसरी बिल्डिंग है, एक ही लेवल में है दोनों, ठीक। उसके बाद बोल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट a ball be thrown horizontally from a window of 55 meter above the ground in one building, मतलब 55 मीटर ऊपर
55 मीटर ऊपर एक खिड़की है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक खिड़की है 55 मीटर ऊपर, यहाँ पे एक खिड़की है 55 मीटर ऊपर, वहां से एक बॉल को थ्रो करना है, फेंकना है, और 55 मीटर ऊपर से वो फेंकेंगे so that it enters a 10.9 so that it enters a window 10.9 above the ground in second building। यानी कि ये वाली बिल्डिंग में यहां पर कहीं 10 यानी ये 10.9 मीटर ऊंची एक खिड़की में जाकर अंदर घुसे। मतलब यहां से फेंका जाए एक बॉल को और वो यहां जाए। ठीक, यहां से फेंका जाए बॉल को, कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए वो पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू पूछ रहा है। ठीक है, और वो कहां जाए, इस विंडो में चले जाए, इस विंडो के थ्रू अंदर चले जाए, इस विंडो से फेंका जाए, इस विंडो पे चले जाए। मगर फेंका कैसे जाए, ऐसे नीचे नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी से फेंका जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे कहां, कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए वो पूछ रहा है। ठीक है, हाइट दे दिया है, और क्या दे दिया, इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी दे दिया है 180 मीटर, ये दे दिया है हमको 180 मीटर। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं इसको तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर यहाँ कैसे निकाले, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना। मगर अगर हम लोग इसको कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई करें, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, गौर करें, तो हमको दिखेगा कि एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंका गया है, ठीक, यहां से फेंका गया, ठीक, और उसे कहीं पहुंचना है। कहां पहुंचना है, यहां पर एक दूसरी खिड़की है, वहां पहुंचना है। ठीक है, यानी ये पोजीशन में पहुंचना है। तो हमें अगर ये हाइट पता चल जाए, कौन सी हाइट, ये हाइट पता चल जाए, हमें अगर ये हाइट पता चल जाए, कौन सी, ये हाइट पता चल जाए, तो h की वैल्यू पता चल जाएगी हमको। ठीक है, हाइट पता चल जाएगी, h पता चल जाएगा। ठीक है, और r हमको ऑलरेडी पता ही हुआ है, डिस्टेंस कितना दूर जाएगा वो, अरे इस खिड़की से इस खिड़की जाएगा, r पता ही है क्या, 180 मीटर। ठीक, ये पहली खिड़की की जगह है और ये दूसरी खिड़की की जगह है, इस खिड़की से इस खिड़की, इस विंडो से इस विंडो में जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां जा रहा है, मतलब कहानी चालू हो रही है यहां से जब फेंका गया, यू वेलोसिटी से जो पता करना है, और यहां पे जाके खत्म हो गया। ये हाइट बस पता चल जाए h, जो कि क्या होगा, असल में h इज इक्वल टू हो जाएगा 55 मीटर माइनस 10.9 मीटर। अरे हाँ भाई देखो, ये है हाइट 10.9 और ये हाइट है 55, यानी कि ये हाइट कितना होगा, पूरे में से इतने को माइनस कर दो, 10.9 माइनस कर दो, हो जाएगा। चलो हो जाएगा, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। यू पता करना रहेगा बस। सो लेट अस सॉल्व, आसान बन जाएगा। आसान कैसे बनेगा, अगर गिवन और टू फाइंड लिखे तो सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं गिवन में मैं लिख सकता हूं, दो हाइट दी हुई है, तो h1 इज इक्वल टू लिख देता हूं 55 मीटर और h2 लिख देता हूं 10.9 मीटर, और r की वैल्यू लिखता हूं, मैं मान लेता हूं r है 180 मीटर। ये गिवन है, पता क्या करना है, टू फाइंड, सीधी बात है, यहां के हिसाब से हमारे लिए u की वैल्यू पता करना है, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं u पता करना है। यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी नो डैट हमारा जो h होता था ना, डिस्टेंस फ्रॉम द हाइट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, तो h इज इक्वल टू, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, h1 माइनस h2, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h इज इक्वल टू 55 माइनस 10.9, जो कि मिलेगा h इज इक्वल टू 44.1 मीटर। ये मिल गया h। हमको r पता है, h पता है, क्या कुछ हो सकता है, r पता है, h पता है, तो देखो r इज इक्वल टू का फॉर्मूला था हमारे पास, r इज इक्वल टू क्या था, देखते हैं नाउ, हम क्या जानते हैं, r इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g था ये। अरे r इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी आता था, इसमें से h की वैल्यू ये बन जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी, g की वैल्यू हमको मालूम है, u पता चल जाएगा। चलो करते हैं, r इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू u की वैल्यू नहीं मालूम, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 44.1 अपॉन 9.8। ठीक, मिटाया जाए इसे, समझ तो गए हैं क्वेश्चन, हम बस कैलकुलेट करना है, यानी कि 180 इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट ऑफ, देखो
2 1 जा और ये कट के 4.9 लिख सकता हूं, हाँ भाई 98 का आधा 4.9, तो ये बन जाएगा 44.1 अपॉन 4.9। अभी थोड़ा और आसान बना लेते हैं। 180 इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट ऑफ 441 अपॉन 10 अपॉन 49 अपॉन 10 लिख सकता हूं। 10 10 कैंसल, क्या बचा 441 अपॉन 49, u इंटू 441 अपॉन 49। 441 का अंडर रूट 21 और 49 का अंडर रूट 7, यानी कि 180 इज इक्वल टू यू इंटू 21 अपॉन 7। ये 1 जा, ये 3 जा, यानी कि u इंटू 3 इधर बनाए, यहां से हमको मिलेगा कि u इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, यानी कि u इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से फेंका जाएगा, तब ये ऑब्जेक्ट एक खिड़की से दूसरी खिड़की में पहुंचेगा, पहुंच जाएगा, जो कंडीशन यहां पे दी गई। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये आंसर समझ में आया? क्या सॉल्यूशन समझ में आया? क्या आंसर लिखेंगे? द वेलोसिटी मस्ट बी 60 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ बॉल मस्ट बी 60 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तब हम लोग को ये आंसर बनेगा। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसे आप सॉल्व करें, वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, योर ऑल द डाउट्स विल गेट क्लियर इन दैट। सो हियर इज दिस असाइनमेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, सॉल्व करना। बोल रहा है क्वेश्चन, एक एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एरोप्लेन उड़ रहा है एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर। ठीक, कितनी वेलोसिटी से? 360 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से किलोमीटर पर आवर को चेंज करना मीटर पर सेकंड में। ठीक, अब बैग कंटेनिंग, वो क्या रखा हुआ है? एक बैग रखा हुआ है बड़ा सा, जिसमें पूरे राशन है, राशन मतलब खाने पीने की चीजें हैं और कुछ मेडिकल किट, कुछ भी हो सकते हैं। इज टू बी सप्लाइड टू द सोल्जर्स, वो सोल्जर्स को देना है, सैनिकों को देना है, कहां पे? ग्राउंड में। ठीक, तो कितनी दूर उन सोल्जर्स से कितनी दूर उस एरोप्लेन से उस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए ताकि वो उनके ही पास जाके गिरे, उनके ही सामने गिरे। तो ये सर, ये कैसा क्वेश्चन है? ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ एक एरोप्लेन ऐसा है, ये एरोप्लेन कुछ ऐसा है। ठीक, ये एरोप्लेन है मान लो। सर ये कैसा एरोप्लेन है? समझ नहीं आ रहा, एरोप्लेन है। ठीक, इस एरोप्लेन को एक पॉइंट है यहां पर, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है समझ लो। ठीक, ये अभी ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर पर आवर से, और कितने हाइट पे है? ये है 490 मीटर ग्राउंड से ऊपर में है। ठीक, इसको ड्रॉप करना है एक जगह, अपने सामान को, राशन को यहां पर ड्रॉप करना है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी दूर इस लगेज को, यहां पर एक लगेज है इसके पास, इसको ड्रॉप करने, ये लगेज को ड्रॉप करना है, इसे छोड़ना है ताकि ये हम यहां जाकर गिरे। अब कुछ लोग सोचते हैं सर ये लगेज को इसके यहां पहुंचकर ही गिरना चाहिए या फिर इसके बाद में छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन तो आगे जा रही है, लगेज छोड़ोगे तो पीछे जाके गिरेगा, वो आपको लगता है। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन आगे जा रही है और लगेज को आपने छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है, आपको लग रहा है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। मगर अभी सोचो, ये एरोप्लेन के अंदर में ही तो ये लगेज है, मतलब बॉक्स है, ये बॉक्स एरोप्लेन के अंदर है। अगर ये एरोप्लेन 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो ये भी 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे जा रहा था। जब इसको छोड़ेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इस लगेज की, इस ऑब्जेक्ट की 360 किलोमीटर पर आवर, तो वो कुछ ऐसा गिरेगा। ये लगेज, ये जो बॉक्स है, जो भी सामान है, वो बिल्कुल ऐसा जाके गिरेगा। तो बोल रहा है कि कहां पे छोड़ा जाए, कितनी दूर पहले छोड़ा जाए इन लोग से, ये ग्राउंड में जहां पे सोल्जर्स हैं वहां से कितने दूर पहले, आर डिस्टेंस दूर पहले, ये आर की वैल्यू बताओ, कितने दूर पहले छोड़ा जाए ताकि उन्हीं के पास जाके गिरे। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी यू ले सकते हैं आप, चेंज कर लेना, और ये हो जाएगा आपका हाइट, आर की वैल्यू पता करना है।
ठीक है, ये एरोप्लेन तो आगे बढ़ते रहेगा, ये आगे चले जाएगा, मगर आपको लगेज यहां पहुंचाना है, आपको लगेज यहां पे पहुंचाना है। सेम वेलोसिटीज चलते रहेगा एरोप्लेन, कितने दूर पहले उसको छोड़ दिया जाए, बनेगा ये। ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट इज वेरी इजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये डायग्राम नहीं दिया था बाय द वे, डायग्राम समझाने के लिए दिया। ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज इट फॉर टुडे, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।